अपन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा वायुमंडल का संगठन और संरचना। यानी कॉम्पोजिशन ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो के इंटेंशन आपको समझा देते हैं। यह वीडियो स्पेशल ऑन डिमांड बेसिस पर बनाई गई है। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो सर्वाधिकार अर्बन क्लासेस के पास मौजूद है। चलिए, जो हमारा जो वायुमंडल है उसकी अर्थ और परिभाषा, यानी यह वीडियो बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेम के लिए बनाई गई है। हालांकि आप इस वीडियो को एज ए रिवीजन भी देख सकते हैं। चलिए, आज का कंटेंट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपको समझाएं, जो पृथ्वी के चारों ओर कई हजार किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त एक गैस के आवरण को क्या वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, फिर बात आती है वायुमंडल की। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह इससे सटा हुआ है। देखिए, जब गुरुत्वाकर्षण बल की बात आती है तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो उससे क्या है कि वायुमंडल पृथ्वी की चारों तरफ ऐसे चिपका हुआ है जैसे कि किसी, मान लीजिए कोई वाटर बबल होता है, उसके अंदर गैसेस होती है, ठीक उसके बाहर एक बबल का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरह। चलिए, यह पृथ्वी का क्या है, अभिन्न और आवश्यक अंग है। ठीक, पृथ्वी के साथ साथ घूर्णन व सूर्य की क्या करता रहता है, परिक्रमा करता रहता है। अच्छा, अब जो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। F.J. मॉन्कहाउस के शब्दों के अनुसार वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी ग्रेविटी फोर्स के कारण यह पृथ्वी से क्या है, सटी हुई है। ठीक, फिर है H.J. क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल गैसों एवं लटके हुए ठोस व द्रव्य कणों का एक ऐसा गहरा क्या है, आवरण है जो पृथ्वी को पूर्णतः घेरे हुआ है। हम अमूनन, जैसे ही कि बीए का एग्जाम ज्योग्राफी का अटेम्प्ट करते हैं, तो अमूनन ऐसी परिभाषाएं याद कर लीजिए जो आपको बिल्कुल आसान लगे। ठीक है, अब बात आती है वायुमंडल की मुख्यतः विशेषताएं। देखिए, वायुमंडल की जो वायु है वो रंगहीन है, गंधहीन है और क्या है, स्वादहीन है। ना तो इसका कोई फ्लेवर है, ना ही इसका कोई रंग है। आपने कभी हवाओं के रंग देखे हैं? नहीं देखे हैं ना? तो ठीक, और ना ही कभी हवा में कोई गंध महसूस। देखिए, जब हवा के अंदर गंध या फिर मान लीजिए कोई फ्लेवर तो कभी आता नहीं हवा के अंदर, तो वो गंध किसकी वजह से आती है? या तो कोई पदार्थ सड़ जाए, या फिर किसी फूल की वजह से, यानी कोई पर्टिकुलर थिंग है उसकी वजह से स्मेल फैलती है, अन्यथा नहीं। यानी इसकी कोई खुद की ना तो कोई स्मेल होती है और ना ही रंग होता है और ना ही इसका कोई टेस्ट होता है। ठीक है, वायुमंडल को हम देख नहीं सकते, परंतु वर्षा, ओले, तूफान, बादल, तड़ित व धुंध जैसी घटनाएं इसकी उपस्थिति हमें दर्शाती है। कभी आपने हवा को देखा है? हवा देखने लायक नहीं है। ठीक है। अच्छा, कभी खगोलविद टेली ने, यानी 1714 ईस्वी में वायुमंडल की ऊंचाई केवल 75 किलोमीटर निर्धारित की थी, लेकिन आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान ने इसका विस्तार 80,000 किलोमीटर के लगभग माना है। ठीक है, भूतल के निकट वायु सघन यानी डेंस होती है, जो कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ विरल यानी क्या हो जाती है, रेयर हो जाती है और हल्की होती हुई चली जाती है। ठीक है, फिर अब बात आती है फिफ्थ पॉइंट की। वास्तव में वायुमंडल की कोई ऐसी सीमा तय नहीं हो सकी है इसे अंतरिक्ष से अलग करती हो, यानी कोई ऐसी लास्ट लेयर अभी तक इन्वेंट हुई है या फिर उसका कोई अंतिम छोर नहीं मिला है जिसे यह समझा जाए कि यह अंतरिक्ष से हमारे जो वायुमंडल है उसको अलग करती है। ठीक है, फिर बात आती है हमारे 7th पॉइंट की। कुल वायुमंडल का 99% भार
भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर तक ही सीमित है, क्योंकि यह ऊंचाई के साथ साथ वायु कम सघन यानी विरल होती चली जाती है। ठीक है। वायुमंडल को ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है, क्योंकि सूर्य हीट बजट का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। फिर बात आती है वायुमंडल का संगठन। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। अगर ये आप क्वेश्चन एक पार्ट की तरह आप डालोगे तो आपको अच्छा फायदा होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, वायुमंडल का संगठन का अर्थ है कि वायुमंडल किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, और वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। यानी क्या है? एक जैसे कि हम किसी बाउल के अंदर मल्टीपल थिंग्स डाल दें और उस बाउल को हम वायुमंडल का नाम दे दें, तो कुछ ऐसी है, जिसमें कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं वो भी हम आगे देखेंगे। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गैस और अन्य गैसों के साथ संभाग रूप में, देखिए वर्ड जो है ना थोड़े से हिंदी के हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। संभाग रूप में रहने के साथ साथ ये स्वतंत्र सत्ता बनाए रखती हैं। संभाग रूप में यानी मिलजुल कर रहती हैं, लेकिन अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये क्या बनाए रखती है। ये इंडिपेंडेंट भी है और साथ में मिलकर भी रहती हैं। ठीक है। मिलजुल कर जिस रूप में रहती हैं उसको हम संभाग रूप कहेंगे। देखिए, गैसों के अतिरिक्त वायु में जल वाष्प यानी वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है। और कुछ सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम धूल कण के नाम से जाते हैं, यानी डर्ट पार्टिकल्स। ठीक है। या फिर हम डस्ट भी जिसे कह सकते हैं। गैसें आयतन के अनुसार शुद्ध शुष्क यानी ड्राई विंड के अंदर लगभग 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। एक सेकंड। सेवेंटी 78% भाग नाइट्रोजन का और 21% हमारी ऑक्सीजन होती है। ठीक है। एक बार जूम इन कर लेते हैं। इस प्रकार क्या है कि इस प्रकार नाइट्रोजन व ऑक्सीजन वायुमंडल की दो प्रमुख गैसें हैं, जो समूच वायुमंडल के आयतन का लगभग 99% भाग घेरे हुई है, जिसमें चित्र 2.1 में हम आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है। चलिए, प्रतिशत अन्य उसमें दिखाई गई है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़े। ये देखिए, एक तरफ ये पाई चार्ट दिखाया हुआ है और एक तरफ हम इसकी बात करेंगे दिखाई गई है, वो आप आसानी से देख पा रहे हैं। नाइट्रोजन हमारी कितनी है? 78%। ठीक है। फिर ऑक्सीजन यानी O2 हमारी कितनी है? 20.94%। ऑर्गन के पूरा 1% भी नहीं है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि 0.039%, हाइड्रोजन 0.01%। ये यहाँ पर पाई चार्ट में आपको अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का जो हमारा लगभग 78% भाग को घेरे हुए है, वहीं 20% 94 भाग ऑक्सीजन ने घेरा हुआ है। यहाँ पर NO2 हम लिखना सुनिश्चित करें। ठीक है। फिर अन्य गैसों का 1% यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। वैसे ऑक्सीजन को हम किस गैस के रूप में देखते हैं? जीवनदायिनी के रूप में। वैसे ही ऑक्सीजन क्या करती है कि ऑक्सीजन जो हमारा रेस्पिरेटरी यानी श्वसन क्रिया है उसको तो साथ में मदद करती है, लेकिन दहन क्रिया में भी ये योगदान देती है। ठीक है। औद्योगिक सभ्यता का आधार है। समझ में आ रहा है? चलिए, हम एक बार जल्दी जल्दी रीड आउट करेंगे। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है। मनुष्य और जानवर के सांस के रूप में इस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन कंबंशन के लिए भी जरूरी है, यानी जब हम आग जलाते हैं ऑक्सीजन का होना उतना ही जरूरी है। ठीक है।
इसी प्रकार औद्योगिक सभ्यता का आधार है। शैलों के रासायनिक अपक्षय में सहयोग देने के लिए अनेक भू आकृति की उत्पत्ति का कारण बनती है। वायुमंडल में 16% से लेकर यानी 16 किलोमीटर से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन की क्या है मात्रा कम होती चली जाती है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह क्या है बिल्कुल नगण्य हो जाती है, यानी इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल 0 पर चली जाती है। फिर बात आती है नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करती है, वरना इतनी तेजी से जो चीज़ें हैं धरती पर मौजूद है वो इतनी तेजी से जलती कि उन पर नियंत्रण करना उतना ही कठिन होता। और जीव जंतुओं यानी मनुष्यों के जो टिश्यूज हैं ऊतक हैं वो भी जलकर नष्ट हो जाते। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा की वजह से प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे दाल का पौधा होता है ना, वो दाल नाइट्रोजन की उस दाल के पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तभी वो दाल में प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, यह वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहते हैं। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर स्टार्च वह क्या करते हैं, शर्कराओं का निर्माण करते हैं। यह गैस प्रवेशी यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को पृथ्वी तक आने देती है वह लंबी तरंगों को बाहर जाने से रोकती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस कांच के घर यानी कांच के घर का प्रभाव, देखिए कांच से जो प्रकाश होता है वो अंदर तो आ जाता है, लेकिन जो उससे हीट यानी ह्यूमिड डेवलप होती है वो ह्यूमिड उससे बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, चलिए अत्यधिक यानी जैव ईंधन यानी जैविक ईंधन की जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़कर 10% बढ़ चुकी है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ चुकी है। अच्छा, जब वर्षा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें मिलकर ड्यूलिट एसिड बनाती हैं, जो कि चूने की चट्टान क्रास्ट की संरचना करती है और इससे क्या होता है 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाई जाती है। एक सेकेंड, चलिए ओजोन परत की बात आती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट वेव्स को आने से रोकती है, और यानी एक यह छलनी एज अ फिल्टर वर्क करती है। आपने कभी गाड़ियों में एयर फिल्टर देखा होगा, यानी वो जितने भी धूलकण होते हैं ना वो हवा को कंप्रेस करके यानी फिल्टराइजेशन करके उस जो डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो फिल्टर में रह जाते हैं और साफ हवा इंजन तक पहुंचती है। चलिए एक बार हम जान लेते हैं लेट्स नो मोर, यानी टॉपिक से थोड़ा सा हट के हम जानेंगे ऊंचे अक्षांशों, यानी जहां पर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये दोनों क्या है हमारी उच्च अक्षांश हैं, जहां पर सूर्य तप कम प्राप्त होता है, वहां पर सब्जियां उगाने के लिए कांच की दीवारों का प्रयोग किया जाता है। एक सेकेंड, ठीक, ऐसे ही इमारतों में गर्मी तो अंदर आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती है। इसी गर्मी का फायदा उठाकर लोग अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, चलिए वो उन ग्रीन हाउसेस गैसेस का निर्माण करते हैं जो हाउस होते ग्रीन के। ठीक उसी प्रकार वह ग्रीन हाउस एक पृथ्वी हीट चैम्बर के रूप में बदल जाती है, यानी एक जैसे ह्यूमिड को उस स्थान पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर उसको इस्टेब्लिश किया जाता है और फिर उसके अंदर सब्जियां उगाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हैं। चलिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फिर बात आती है हमारा, एक सेकेंड, यदि ओजोन परत ना हो तो ओजोन, देखिए हमने हाल फिलहाल में कुछ सालों पहले एक घटना सुनी थी कि ओजोन परत में छेद हो चुका है और उस छेद होने की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियां जन्म ले चुकी हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए। अब बात आती है हमारे अगले पॉइंट यानी जल वाष्प। जल वाष्प भी
मौजूद होते हैं। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। जलमंडल से वाष्पीकरण तथा पेड़ पौधों व मिट्टी से वाष्पोत्सर्जन यानी इवेपोरेशन। ऐसा अनुमान है कि प्रति सेकंड 1 करोड़ 60 लाख करोड़ टन जल वाष्प में बदल जाता है। अति ठंडे और शुष्क हवा के 1% से भी कम होती है, जबकि भूमध्य रेखा के पास उष्ण व आर्द्र क्षेत्रों में आयतन के हिसाब से 4% तक हो सकती है वाटर वेपर्स की मात्रा। वायु में उपस्थित कुल जल वाष्प का आधा भाग 2000 मीटर की ऊंचाई से नीचे व्याप्त है, यानी डेंस है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ध्रुवों की तरफ हवा जब हमारी जो वायु है वो ऊपर की ओर जाती है तो वो ठंडी और भारी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार एक थैले में सामान भरने की क्या होती है, एक सीमा होती है, यानी जब वो अपनी पूरे यानी जो सीमा तक पहुंच जाती है तो वह और जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता खो देती है, और ठीक उसी प्रकार हवा ठंडी और भारी हो जाती है। ठीक है, उपयोगिता। वाष्प ही संघनित होकर यानी कोडेंस होकर ओस, कुहासा, कोहरा और बादलों का सर्जन करती हैं, और धरती पर वर्षा, हिमपात भी इन्हीं के कारण से होता है। अच्छा, कभी भी जब बारिश होके हटी हो तब आप इंद्रधनुष तथा प्रभा मंडल यानी हेलो जैसी जो मनभावन दृश्य विकसित होते हैं वो जलवाष्प की वजह से ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, वो हमारा टॉपिक रहेगा वायुमंडल की संरचना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 2-4 दिन के अंदर ही आपके लिए कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।